माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 1.1 के बाद इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यूट्यूब पर माताजी क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। माताजी क्लास में आपको एक स्पेशल क्लास जैसा अनुभव होगा। सारी चीज़ें विस्तार से शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाई जाएंगी। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बिल्कुल फ्री होता है। निश्चित रूप से 100% सफलता मिलेगी। माताजी क्लास के वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरे वीडियो में आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, आपका ध्यान आपके सवाल और हल पर होगा। इसलिए माताजी क्लास चैनल के माध्यम से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। माताजी पिताजी की वंदना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर आपको मालूम ही है, जैसे जो भाज्य संख्या होती है जिसके एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जो इनको हम लोग प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर आपको मालूम है 2, 3, इस तरह से जो प्राइम नंबर है उनके रूप में हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और यह फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यूनिक मीन्स जैसे अभी 6 है तो 6 का अगर यह फैक्टर 2 और 3, तो यह नंबर जो होगा यूनिक ही होगा। चाहे जैसे अगर आप चाहे पहले 3 से डिवाइड करो या पहले 2 से, तो यह 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो इस तरह से इनका जो ऑर्डर, अगर आप इनको एक ऑर्डर में लिखोगे तो चाहे जिस तरह से फैक्टराइज करके लिखो तो यह एक यूनिक ऑर्डर में ही फाइंड होंगे। इसे हिंदी में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे जो कंपोजिट नंबर होता है तो उसको हम लोग यह भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, जैसे जो प्राइम नंबर होते हैं तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, तो इसके पहले भी बताया भी आपको, जैसे 6 है तो 6 को हम लोग 2, 3, तो इसी तरह से और भी जो बाकी नंबर होते हैं तो हम लोग 2, 3, 5, 7, इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों के क्रम में हम लोग उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। यह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, जैसे जो यह विधि होती है इसको प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्न को सॉल्व करो, तो हम लोग इसी विधि का उपयोग करेंगे। HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स कैन फाइंड यूजिंग द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इसका मीनिंग, जैसे अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, तो उनका अगर आपको HCF और LCM फाइंड करना है तो यह जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, तो उसके प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस नंबर 4200 या 4200 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। संख्या 4200 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है।
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, मतलब पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद उसका गुणनफल के रूप में उसको एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या, जैसे यह अपना 4200 है, यह 4200 यहाँ पे लिख लेंगे। 4200 लिखने के बाद अब यह हम इसे डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे यह 2 दूना 4, 2 एक्का 2 यह आ जाएगा। फिर इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 डिवाइड नहीं होगा तो यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 5 और यह आ जाएगा 0। अभी भी यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसका मीनिंग यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा तो अब यहाँ पे हो जाएगा यह 2 5 या 10 और यह 2 2 जा 4 और यह 1 बचेगा। 1 और 0 10, तो यह आ जाएगा यहाँ पे। अब यह जो 5 2 5 है यह 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में यह 0 या कोई सम संख्या नहीं है। तो अब हम देखते हैं यह 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने के लिए 5 2 7 5 12 हो जाएगा, और 12 हमको मालूम है 3 से कट जाता है, इसलिए यह 3 से यह कट जाएगा। तो अब हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। यह 3 एक्का 3 हो जाएगा, यह 2 बचेगा, 2 और 22 तो 3 सते यह किस, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा। तो अब इस तरह से यह हो जाएगा 3 5 15। अब यहाँ पे फिर यह, अब अगर आप देखोगे तो यह 3 से नहीं कटेगा, अब यह फिर कटेगा यह 5 से। तो यह 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर यह 5 हो गया। अब इसके बाद फिर से यहाँ से यह 5 से डिवाइड कर देंगे तो यह 5 सते 35, फिर यहाँ पे यह 7 और यह 1, इस तरह से यह आ जाएगा। अब यही इन्हीं संख्याओं को, यह जो 2 है 3 बार आया, 3 1 बार, 5 2 बार, तो इन्हीं संख्याओं को हम लोग अगर गुणन के रूप में लिख देंगे तो यही अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। और यह हम लोग देख रहे हैं यह एक निश्चित ऑर्डर में ही रहते हैं नंबर, जैसे 2 के बाद में अब यह 3 5, यह अभाज्य संख्याओं के क्रम में ही आ जाते हैं। इसे हम लोग पुनः एक बार देख लेते हैं। जैसे यह 4200 है, यह अब संख्या यह 2 से कटता है, तो 2 से कटेगा तो 2100 आ जाएगा। फिर यह 2 से कट जाएगा तो 1050 आ जाएगा। फिर यह 2 से कटेगा तो 525 आ जाता है। तो फिर यह 3 से कट जाता है तो 175 आ जाएगा। फिर यह 5 से कट जाएगा तो 35 आ जाएगा। फिर यह 5 से कट जाएगा तो 7 आएगा, और यह फिर लास्ट में हम लोग इसको 7 से काट देंगे तो 1, इस तरह से प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यह 4200 हो गया। तो अब यह 2 गुणा 2, यह अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह 2 3 बार आ गया, 2 3 बार और 3 1 बार, 5 2 बार और 7। तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे यह जो 2 है, 2 घात 3 और गुणा 3 और 5 घात 2 गुणा 7, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि जैसे यह संख्या यह 2 कितनी बार, 3 बार था, तो हम इसको लिख दिए यह 2 घात 3, और 3 केवल 1 बार है तो इसे 3 को केवल 1 बार लिखें। और यह 5 जो है यह 2 बार आया है तो 5 की घात 2 लिख दिए। इसके बाद यह 7 लिख दिए। तो इस तरह से यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यह लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अब यह एक नियम देख लेते हैं कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यह CF AB LCM AB इक्वल टू a इंटू b। जैसे अगर कोई 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं का अगर हम यह CF जैसे ज्ञात कर लें और उनका LCM ज्ञात करें तो और उनका गुणा करें और उन संख्याओं का गुणा करें
तो यह दोनों आपस में इक्वल आते हैं। तो इसलिए जैसे अगर हमको किसी संख्या का एचसीएफ अगर मालूम है तो एलसीएम मालूम करना है, तो अब यहाँ पे जो एचसीएफ है तो इसको इन संख्याओं के अपॉन में लिख देंगे तो हमको यह उनका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यह केवल यह 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लागू होता है। केवल अगर कोई 3 धनात्मक पूर्णांक है तो उनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग यह देख रहे हैं कि यह केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। अगर कोई 3 संख्याएं होती हैं तो उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा कि अगर यह जैसे यह जो नियम है एचसीएफ अगर 3 संख्या उसका एलसीएम और एचसीएफ और तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो यह आपस में बराबर नहीं आएगा। तो इसके अभी हम लोग उदाहरण से भी आगे समझेंगे। अब हम लोग आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। तो यह प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड जो है तो उसके द्वारा हम लोग 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसमें हम लोग जो संख्या जैसे 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो जो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 यह तो आपको मालूम है। इसके बाद जो 20 होगा तो जो 20 है तो 20 का अगर हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना हो तो 20 का हमको मालूम है। जैसे यह 20 तो 20 लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यह 10 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से यह 5 आ जाएगा। इसके बाद फिर से यह 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से यह 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो इसका अभाज्य गुणनखंड आया यह 2 गुणा 2 गुणा 5, इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 आ गया। अब इसे हम लोग 2 घात 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। 2 घात 2 गुणा 5 यह हो गया। अब इसके बाद में हम लोग जैसे इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ में आपको पहले ही भी इसके बताया होगा जैसे इनमें जो कॉमन या 3 तो दोनों में है नहीं, यहाँ पे जो 2 है तो 2 हमारा यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसमें 2 घात 2 मतलब 2 बार है और इसमें कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 एक बार है। तो इसे हम लोग 2 पावर जैसे यहाँ पे 2 पावर 1 जिसे हम लोग ओनली 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संख्या एलसीएम में क्योंकि सबसे बड़ा भाज्य गुणनखंड यह लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 घात 1 और यह 2 तो इन दोनों में तो यह 2 घात 2 आ जाएगा 2 पावर 2 यह, और 3 भी इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 टाइम आया है तो यह 3 लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो नंबर है यह 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ से यह 5 आ गया और इसमें से यह 3 नंबर आ गया और यह 2 पावर 2 क्योंकि यह जो 2 है तो यह यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से यह 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो जैसे यह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 तो इस तरह से यह 60 आ जाएगा। तो अब इसके बाद में हम इनका जैसे एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ और एलसीएम इनका अगर हम लोग आपस में गुणा करें तो गुणा करें। जैसे एचसीएफ कितना आया यह 2 आ गया और एलसीएम कितना आया है एलसीएम 60 आया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह 60 लिख दिए और जो एचसीएफ था तो यह यहाँ पे आ गया और यह नंबर यहाँ पे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम उन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जैसे जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे क्योंकि संख्या आपकी 6 और 20 थी, 6 और 20 का गुणा करेंगे 120। तो इस तरह से हम यहाँ पे यह देख रहे हैं कि जो संख्याओं का गुणा है जैसे एचसीएफ और एलसीएम का गुणा 120 और संख्याओं का गुणा दोनों ही 120 आ जा रहे हैं।
तो इस तरह से यह जब दोनों संख्या आपस में बराबर हो गई तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उसका गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो यह एचसीएफ गुणा एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल। तो और यह ध्यान रखना यह केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू होगा, तीन संख्याओं के लिए नहीं। अब हम लोग इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टोरिएशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। मीन्स इसमें सबसे पहले 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद में फिर हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना होगा। के लिए सबसे पहले हम लोग इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे अभी 96 है, 96 ये 2 से कट जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 48 48 आ गया। अब 48 भी 2 से कटेगा तो इसे भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यह 24 आ जाएगा। अब 24 भी हम जानते हैं 2 से कट जाएगा तो 2 से यह काट देते हैं तो यह 12 भी अब 2 से कट जाएगा तो अब इसे 12 को भी काट देंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 को भी हम 2 से काट सकते हैं तो यह 3 आ जाएगा। अब 3 2 से नहीं कटेगा तो यह 3 से ही कट जाएगा। तो इस तरह से यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद में हम 404 का भी गुणनखंड कर देते हैं। तो 404 आपका 2 से कट जाएगा तो 2 से हम इसको काट देंगे, 202 आ जाएगा। 202 भी 2 से कट जाएगा तो यह 101 आ जाएगा। अब 101 किसी से नहीं कटेगा, 101 खुद से कटेगा तो 101 से कट कर दिए। तो इस तरह से यह इनका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यह जो 96 है, 96 में 2 या 5 बार आया है और 3 एक बार, और यहाँ पे यह 404 में 2 बार आया है 101। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जो 96 होगा इसे 2 गुणा 2 घात 5 गुणा 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 5 बार आया है। और यह जो 404 है इसमें 2 बार आया एक और 101 एक बार। तो अब इसमें हम लोग जैसे इनका जैसे एलसीएम एचसीएफ है तो इसके द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते। इसमें हम लोगों को सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में हम यह देख रहे हैं कि जैसे यह 2 है तो 2 दोनों में आया है तो यह 2 और कितना आया 2 घात 2, क्योंकि 2 घात 2 दोनों में है। तो इस तरह से इसमें तो अब इस तरह से इसका जो एचसीएफ होगा यह 2 पावर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यह देखें कि इसका जो एचसीएफ है 2 पावर 2 यह 4 आ गया। अब इनके बाद में हम इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभी इसके पहले आपको जो एक फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे इसका एचसीएफ मालूम है। जब एचसीएफ मालूम है तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यह जो एचसीएफ होगा तो इसके अपान में आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणा अपान में एचसीएफ। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल अपान में एचसीएफ। अब यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं जैसे यह 96 गुणा 404 और जो एचसीएफ अभी आया 4, तो 96 गुणा 404 में एचसीएफ से हम लोग भाग दे देंगे तो यह हम लोगों को संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 96 गुणा 404, अब 4 से अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 101 आ जाएगा। तो अगर यह जैसे 4 है तो इसे अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 101 हो जाएगा और 96। तो इस तरह से इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 96 का 101 में गुणा करेंगे तो हमको 96 इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे जो एलसीएम है तो वह आसानी से प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर कोई जैसे दो संख्या है तो दो संख्या में अगर आपको एचसीएफ मालूम हो गया या एलसीएम, जैसे इसमें सेम ऐसा प्रोसेस, अगर आपको एलसीएम पहले मालूम होता तो एचसीएफ भी ऐसे ज्ञात कर सकते थे। तो इस तरह से हम लोगों को यह संख्या प्राप्त हो गई। आप लोग इस पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे 96 पहले हम लोग 96 का या प्राइम फैक्टोरिएशन कर दिए, इसके बाद 404 का
फिर यहाँ पे यह लिख देते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे यह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM का फार्मूला लगा करके हम लोग इसका LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग इसके बाद तीन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनका प्राइम फैक्टोराइजेशन कर देंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे जो 6 है, तो 6 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 आ जाएगा। और जो इसके बाद 72 है, तो 72 का भी हम लोग प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे। तो जैसे अभी इसके पहले बताया था 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 से। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2 घात 3 और 3 घात 2 लिख सकते हैं, 2 घात 3 और 3 घात 2। इसके बाद में फिर हम लोग 120, जो 120 है, तो 120 का भी प्राइम फैक्टोराइजेशन कर सकते हैं। तो 120 का जो प्राइम फैक्टोराइजेशन होगा, पहले यह 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 से, 5 से। तो इसके बाद में फिर इसे हम 2 घात 3 गुणा 3 गुणा 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो इसका LCM होगा, पहले तो HCF अगर हम लोग ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि यह जो 2 है, 2 एक बार सब में आया है, एक बार सब में आया। तो और इसका HCF में या पहले यह 2 हो जाएगा। और जो 3 है, 3 भी सब में आया है, 3 भी सब में आया, 5 सब में नहीं आया। और 3 सब में कितना, एक बार, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो यह कॉमन कितना होगा, 3। तो इस तरह से यह आप देखोगे कि यह 3 दूना 6 जो होगा इसका HCF आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो HCF होगा हम लोगों को यह प्राप्त हो जाएगा, 3 दूना 6 यह आ जाएगा। अब इसके बाद इसका हम लोग LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे LCM में जो सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे जैसे यह 2 है, अब यह 2 में देखेंगे हम लोग कि 2 जो संख्या है, 2 घात 3 सबसे बड़ा है, तो एक तो 2 घात 3 यह आ जाएगा। इसके बाद 3 में यह जो 3 घात 2, एक या फिर यह 3 घात यह 2 हो जाएगी। इसके बाद फिर यह 2 घात 3 हो जाएगा। इसके बाद में यह 5, अभी बचा 5, तो यह 5। तो इस तरह से यह 2 घात 3, 3 घात 2 और गुणा 5 यह अपना HCF LCM हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 घात 3, 3 घात 2 और 5, इसका अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो यह 2 घात 3 8 हो जाता है, 3 घात 2 3 गुणा 3 9 और यह 5। तो इस तरह से यह 360 हो जाएगा। से थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इनका गुणा, इन संख्याओं का गुणा HCF और LCM के गुणा के बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी HCF और LCM 6 और 360 का तो गुणा करेंगे, तो जैसे HCF आया था 6 और LCM आया था 360, गुणा कर दिए 2160 हो गया। इसके बाद जो संख्याएं, 3 संख्याएं थी 6, 72, 120, तो इनका अगर गुणा करेंगे तो 5 या 51,840 आ गया। तो अब इसके बाद यहाँ पे यह हम लोग देख रहे हैं कि यह दोनों संख्याएं, यह संख्या और यह संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह से, और यहाँ पे आपको मालूम ही होगा, मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो जैसे जो संख्याएं दोनों में, जैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होता है, तो उसको मैं हिंदी मीडियम वाले को रेड से लिख देता हूँ, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब यहाँ पे यह दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो इससे हमको यह क्लियर हो गया कि इनका HCF और LCM आपस, HCF और LCM का गुणा तीनों संख्याओं के गुणा के आपस के बराबर नहीं होता है। तो यह आपको इस तरह से कंफर्म हो गया होगा। अब इसके बाद आपका एक एग्जाम्पल 5 है। कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n जहाँ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। तो इसमें आप लोगों को जैसे जो संख्या 4 पावर n पर विचार करना है कि n यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या है, हमको यह देखना है कि क्या 4 पावर n, क्योंकि 4 पावर n जैसे 4 घात 1, 4 घात 2, 4 घात 3, इस तरह से n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यह जो 4 पावर n होगा तो यह क्या
अंक क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है, मतलब इसका जो पावर होगा, तो जैसे यह 4 घात 2 है तो 4 चौक मतलब 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसी संख्या प्राप्त होगी इसमें इसका कितना भी पावर करो कि वह शून्य पर समाप्त होगा, तो हम लोग इसको इसमें चेक करेंगे। तो अब हम लोग इसे चेक करते हैं कि क्या 4 पावर n यह शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि यदि 4 पावर n यह शून्य पर समाप्त होता है, जैसे अगर कोई संख्या अगर यह, जैसे आपको मालूम है अगर यह इसका अंक 0 पर समाप्त होगा, जैसे मान लो कोई भी संख्या अगर अपने लेते हैं, जैसे अगर 20 है, अगर यह 20 0 पे यह जो संख्या है यहाँ पे यह 0 पे समाप्त होता है, तो 0 पे समाप्त होने का मतलब यह है कि यह 5 से कट जाएगा, यह 5 से जो होगा तो यह संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो यह संख्या जैसे अगर 2 से भी डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पे हम यह देखेंगे यह अगर यह 0 अगर 0 है तो यह 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पे जो n है 4 पावर n कोई यह प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है, तो देन तो यह 4 पावर n यह 5 से भाज्य होगा और इसका जो प्राइम फैक्टर होगा यह 2 × 2 इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें हमको थोड़ा यह देखना होगा कि इसमें जैसे अगर यह संख्या यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यह मान लेंगे कि यदि यह 4 पावर n यह 0 पर समाप्त होता है और यहाँ n प्राकृतिक संख्या है, तो यह 4 पावर n यह 5 से भाज्य होगा, क्योंकि यह कन्फर्म होगा कि अगर यह संख्या अगर 4 पावर n अगर 0 पर समाप्त होता है तो वह 5 से विभाजित होगा ही। तो 5 से विभाजित होगा तो इसका जो प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर अब यहाँ पे 2 गुणा 2 क्योंकि 4 को हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और पावर n, तो यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि इसमें जो 5 नहीं आ रहा है, अगर इसमें 5 भी आ गया होता तो इसका मतलब कि यह जो संख्या है कि यह जो 4 पावर n है तो यह कहीं ना कहीं 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन अब इसका जो प्राइम फैक्टर है तो यहाँ पे यह 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह इसका कोई भी जो गुणनखंड होगा या कोई भी जैसे इसका पावर होगा वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से यह जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से यह क्लियर हो गया कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह से यह क्लियर हो गया कि यह जो 4 पावर n होगा वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसमें सबसे पहले यह देखो, यहाँ पे यह ध्यान रखना हिंदी मीडियम वालों को यह हिंदी वाला लाइन लिखना होगा और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं यह ब्लैक लाइन, और जहाँ पे अगर दोनों कॉमन है तो वहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा, दोनों लाइन सबके लिए सेम। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, तो n नेचुरल नंबर 4 पावर n इज डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर लिखोगे तो यह आ जाएगा 2 × 2 पावर n। तो एकदम सिंपल सा है। अब यहाँ पे 5 आया नहीं तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह 5 इज नो फैक्टर ऑफ 4 पावर n, तो इसलिए हेंस अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यह 4 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस तरह से यह आपका आंसर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माताजी क्लास। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अगर आपको हमारे वीडियो रेगुलर देखने हैं तो यह माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना या लाइक कर देना। थैंक्स।